नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बातचीत करने के लिए समय निकाला। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल ये है कि सर, क्या असेसमेंट है आपका, अगर चुनावों को लेकर बातचीत करें तो आप क्या देखते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या होने जा रहा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में ठीक वही होने जा रहा है तो जो 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ था, यानी कि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में जीतने वाली है। और हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि मोदी जी की लोकप्रियता 2014 में भी बहुत ज्यादा थी, उसके बाद 2019 में और ज्यादा मजबूत हुई वो लोकप्रियता। और अभी अब 2024 की अगर हम बात कहें तो और ज्यादा लोकप्रियता मोदी जी की आज की इस तारीख में है। और तो निश्चित रूप से मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के किए हुए काम पर लोग उनको समर्थन और सहयोग देने के लिए हिमाचल प्रदेश में तैयार है। अच्छा, मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार ये कह रहे हैं कि जो भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ दिया और वो अपने लोगों को, बिके हुए लोग कह रहे हैं कि आप उनके सहारे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और आपके पास अपने कैंडिडेट नहीं है, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री की बात है कि वो ऐसे एक परिस्थिति के दौर में से गुजर रहे हैं जहां वो बिल्कुल बहुत विचलित दिख रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से घटना भी इस प्रकार की घटित हुई है। उनके 6 विधायक उन्हें छोड़ करके चले गए। 3 निर्दलीय विधायक जो उनको समर्थन दे रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अब हम आपके साथ नहीं हैं। और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में, अगर मैं कहूँ तो आज की तारीख में वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर सत्ता में है, लेकिन नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का खो चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हार गए। और राज्यसभा की सीट के साथ साथ में विधानसभा में जब बजट पारित करना था तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके अपना बहुमत ये अपना बजट पारित कर पाए हैं। तो ये बहुत ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार गिर चुकी है, नजरों में भी और बहुमत में भी। अच्छा, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और वो एक सीट उनसे जबरदस्ती ली गई। इसके अलावा जो आपके अपने लोग हैं उनमें भी रिजनमेंट है। आपके यहाँ दो दो जगह पे आपके जो बागी हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लोगों को आपने टिकट दे दिया, लेकिन आपके अपने लोग जो हैं वो नाराज हैं पार्टी से? देखिए, राजनीति में कई बार परिस्थितियां जिस प्रकार की है उसके मुताबिक निर्णय करना पड़ता है। और ये निर्णय निश्चित रूप से परिस्थितियां जिस प्रकार की थी, जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में समर्थन दिया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी और उन्होंने विधानसभा की सदस्यता खोई है। और ऐसे में एक नैतिकता का एक तकाजा बनता है कि हम उनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें, यानी कि उनको हमने पार्टी का टिकट दिया है। ठीक है, तो हमारी आप पार्टी का जो एस्टेब्लिश लीडरशिप उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, जो थोड़ा नाराज हुआ शुरू के दौर में, लेकिन अब सब लोग काम में जुट गए हैं, सब लोगों से बातचीत हो गई है और मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं कि जो काम में जुट गए हैं और निश्चित रूप से हम जीतेंगे इसमें। तो दो विधानसभाओं में जो आपके बागी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे मनाएंगे? अभी तक तो वो मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे हम अंत तक, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसी स्थिति आती तो कोई बात नहीं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे हम। अच्छा, मंडी लोकसभा भी एक बहुत जो है हॉट सीट है। आप लोगों ने कंगना रनौत को टिकट दिया। विक्रमादित्य सिंह बार बार कहते हैं कि जो बीफ खाने वाला है उसको हम हिमाचल से में नहीं रहने देंगे, वहां से निकालेंगे। उनकी पुरानी वीडियोस फोटोज भी वायरल की जा रही है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मेरे हिसाब से चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। ये व्यक्तिगत आरोप इस प्रकार से लगाना कतई ठीक नहीं है। और मैं कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता को देख करके हैरान हूं। और जैसे कंगना जी को वहां से हमने पार्टी की ओर से घोषित किया प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस की एक नेत्री सुप्रिया ने सोशल मीडिया में बहुत कुछ उनके बारे में लिखा, मंडी के बारे में लिखा। और मैं सब तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बाद में उनने वो कहा कि मेरा ये सोशल मीडिया का हैंडल जो है, ये कई लोगों का एक्सेस इसमें है, इस कारण से
मैंने वो नहीं किया था, किसी ने किया, मैं जांच करूंगी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। यानी कि उनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी उस सारे मामले में, लेकिन नहीं की। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां तक विक्रमादित्य भी निजी हमले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको परहेज करना चाहिए। और जब कंगना जी ने पहले ही क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है, कोई तथ्य है तो बताइए, ना ये बात हुई है, ना घटित हुई है, ना मैंने ये किया है, और ऐसी चीज को उनने बिल्कुल सिरे से खारिज किया है। अच्छा, आपने कहा कि विक्रमादित्य निजी हमले कर रहे हैं, जी, लेकिन कंगना रनौत ने भी कहा कि वो छोटे पप्पू हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़े पप्पू हैं और हिमाचल प्रदेश में छोटे पप्पू हैं, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। ये देखिए, इसमें स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की टिप्पणी होती है तो रिटेलिएशन में बयान आता ही है, और उन्होंने अपनी बात कही है। और हमने इस बात के लिए कहा है कि पार्टी हमारी मर्यादा में रह करके बात करेगी, मर्यादा के साथ साथ में हम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे पास मुद्दे इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस वाले भी मुद्दों पर बात करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में 15 महीने से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और विक्रमादित्य मंत्री हैं। उनसे इन सारी चीजों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आपने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था और नाराजगी जाहिर की थी, और उसके बावजूद आप आज मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसी बातें तो लोग बोल ही रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मंत्रिमंडल में होकर के कोई ऐसी उपलब्धि भी नहीं रही है 15 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में, विकास की दृष्टि से, काम की दृष्टि से। अगर वो बातें कर रहे हैं कि मैं केंद्र से ये पैसा लाया, केंद्र ने जब दिया है तो केंद्र में सरकार किसकी है, इस बात को भी उनको समझना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में मुद्दों पर राजनीति हो तो बेहतर रहेगा, मेरा कहना इतना ही है। अच्छा, कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि 1500 रुपए जो महिलाओं को दिए जाने थे वो रुकवा दिया भाजपा के लोगों ने। वो तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस बात को लेकर के मैं समझता हूं कि एक तरह की, जिस तरह से महिलाओं को बार बार जलील किया जा रहा है, विधानसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने यही कहा था, कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय करेंगे 1500 रुपए हर महिला को, 16 से 60 साल की महिला को दिए जाएंगे। 15 महीने तक क्यों नहीं दिए? और 15 महीने तक नहीं दिए तो स्वाभाविक रूप से आज प्रश्न होता है, जब लोकसभा का चुनाव आया तो आजकल फिर फार्म भर रहे हैं। अभी बजट पारित हुआ, बजट में एक पैसे का उसमें प्रावधान नहीं है। और बजट पारित करने के 5 दिन के बाद वो इस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करते हैं कि मैं सभी महिलाओं को जो है, हमारी गारंटी जो है, उस गारंटी को पूरा करने का वादा करता हूँ, घोषणा करता हूँ। इस सारी चीजों को कोई मतलब नहीं है। कितनी बार महिलाओं को अपमानित करोगे, और ये 1500 रुपए के फॉर्म भरते रहोगे, 1500 रुपए आपके खाते में आगे, इस बात को कहते रहेंगे। ये सारे के सारे झूठे वादे में कांग्रेस बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। 15 महीने में अभी तक जो गारंटीज दी है उनने, कोई भी काम उन गारंटीज पर हुआ नहीं। अब कांग्रेस पर महिलाओं का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं के भरोसे के साथ साथ में जनता का भरोसा टूट गया है। अच्छा, आपने 1500 रुपए की बात तो की। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। खासतौर पे वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा इससे मिला इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ये चलेगा हिमाचल प्रदेश में? और जो दूसरे मुद्दे हैं जिसमें वो कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और जो तमाम मुद्दे हैं, जो वादा नहीं पूरा कर पाई नरेंद्र मोदी की सरकार, ऐसा आरोप लगाकर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे चलेंगे हिमाचल में? कोई भी, ना लोगों को मालूम है, ना लोगों को इस बात को लेकर के कोई लेना देना है, और ना ही लोग इस मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है। सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, और उसके सिलसिले में किसी को इतना ही है, किसी को ज्यादा मिले, किसी को कम मिले। तो हमारी बात सिर्फ इतनी है कि इस सारे विषय का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, और ना ही मुद्दा है ये आज की तारीख में हिमाचल अच्छा, प्रदेश में। मुख्यमंत्री बार बार जो है हिमाचल प्रदेश की हर सभा में ये कहते हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, उनके विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है।
जो बिके बिके हुए लोग हैं वो भाजपा में चले गए, तो वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। किसने रोका इनको काम करने के लिए? ये तमाम सारी अपनी नाकामियां हमारे सिर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा बहुमत आने के बावजूद सरकार को 5 वर्ष का मैंडेट था और जिसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसके लिए अब दोष हमको देना ये कतई भी उचित नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप मुझे बताइए एक बात को लेकर के, विधायकों की नाराजगी आज से नहीं चल रही थी। 3 महीने बाद जो है सरकार बनने के बाद वो बार बार कह रहे थे, समय मांग रहे थे, बात विकास की अपने क्षेत्र की बात कह रहे थे, और ऐसे में जब जलालत का एक दौर ऐसे दौर पे पहुंच गया तो स्वाभाविक रूप से उनका गुस्सा फूटा है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष जो सांसद है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रही है, और उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम जाएंगे किस मुंह से लोगों के पास वोट मांगने के लिए, काम हुए नहीं, ना कार्यकर्ताओं के हुए ना लोगों के हुए। और ऐसे में उन्होंने घोषणा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब मुझे हैरानी हो रही है इस बात को लेकर के, खुद तो मना किया लेकिन बेटे को टिकट दे दिया। ये बहुत विचित्र लग रहा है, लेकिन एक बार नहीं अनेक बार। और विक्रमादित्य जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके बैठे हैं। कांग्रेस का मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते बाहर निकलते हैं। ऐसे में ये आरोप लगाना गलत है किसी तरह से भी हमारे ऊपर। नाराजगी अगर हुई है क्योंकि इनका हाउस जो इन ऑर्डर रहा नहीं, और जो अपमानित हुए बार बार विधायक, किस कारण से उनकी नाराजगी थी, और उस नाराजगी की वजह से इन लोगों ने ये कदम उठाया। और स्वाभाविक रूप से हम भी राजनीतिक दल के नाते काम कर रहे हैं, अगर कदम उठाया है तो उसमें उसमें हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का कोई भी भूमिका नहीं थी। लेकिन जब वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हुए हैं तो निश्चित रूप से अब वो हमारी पार्टी में आए, और हमारी पार्टी ने पार्टी का टिकट दिया है उनको। पार्टी के नेतृत्व ने चर्चा करने के पश्चात अब हम उनके लिए काम भी करेंगे, जिताएंगे भी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में अगर अगर जनता ने किसी सरकार को 5 साल के लिए चुना है तो उसको 5 साल का मौका मिलना चाहिए, और उसको जैसे आप कह रहे हैं कि वो लोग अपने से आए, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि भाजपा उनको अपने साथ ले गई, उनको टिकट भी आपने दे दिया, आपके लोग नाराज चल रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक है? नहीं, डेमोक्रेसी के लिए ठीक है या गलत है वो एक अलग विषय है, लेकिन ये तो हकीकत है उनसे नाराज होकर के बाहर निकले वो। और बाहर निकलने के पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी में उनने कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, बीजेपी के नेतृत्व में मोदी जी को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो कौन किस बात के लिए मना करेंगे हम। जब उन्होंने ऑफर किया हमको सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए, तो निश्चित रूप से जो भी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और समर्थन देते तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। अच्छा जयराम जी, अब अंतिम सवाल कि आप अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप जोर शोर से उठा रहे हैं, उठाना चाहेंगे, खासतौर पर सुखू सरकार के खिलाफ इस लोकसभा चुनाव में? 3 मुद्दों में गुजारा नहीं हो पाएगा अपना, बहुत सारे मुद्दे हैं, भरा पड़ा है। चलिए 3 प्रमुख बता और दीजिए। प्रमुख मुद्दा तो यह है कि जो झूठी गारंटियां दी हैं, 10 गारंटी उनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, और झूठ बोल करके 15 महीने उन्होंने सरकार चलाई, और अब आने वाले समय में उन गारंटियों को लोग पूछ रहे हैं चौक चौराहे पर। एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद जो चले हुए खुले हुए संस्थान, लगभग 1000 संस्थान उन्होंने बंद किए हैं, और बंद करने के बाद आज वो सारी जो मुश्किलें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आ रही है, शहरी क्षेत्रों के लिए आ रही है, उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। और तीसरा मुद्दे की अगर हम बात कहें कि हिमाचल प्रदेश में सारी व्यवस्था, क्यों व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हैं, सुख की सरकार कहते हैं वो मुख्यमंत्री जी बार बार, व्यवस्था परिवर्तन का आलम यह है कि चारों ओर अव्यवस्था ही अव्यवस्था फैली हुई है। और उसमें चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे हम दूसरी विकास की दृष्टि से बात करें, चाहे अब सरकार के संचालन की व्यवस्था की बात करें, सब चीजें तार तार हुई पड़ी हैं। पूरी तरह से सरकार असफल है। पूरा हिमाचल विकास की दृष्टि से एक जगह 15 महीने से रुका पड़ा हुआ है,
और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। एक साल में 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी पहली कैबिनेट में, और 5 साल में 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी, सरकारी नौकरी देने की बात कही। उल्टा 10,000 से ज्यादा कर्मचारी जो आउटसोर्स पे लगे थे उनको घर का रास्ता दिखा दिया, और 10-10 महीने से उनकी सैलरी अभी तक भी नहीं मिल पाई। ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। चलिए जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और एनडीटीवी से बातचीत की। धन्यवाद। जी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।